अब फिर हम जानेंगे और थोड़ा दो चार अभ्यास करेंगे नक्षत्र नाड़ी का, किस प्रकार से कोऑर्डिनेटर का निर्माण करते हैं। अब यहां सूत्र हमें समझना होगा। तो राहु का लग्न कुंडली में क्या क्या स्थिति पकड़ेंगे राहु और केतु का, अर्थात ये लग्न कुंडली है, निर्यण चलित कुंडली से नहीं देखेंगे। राहु मान लीजिए वृष राशि पर बैठा है, ये केतु को लेते हैं, ठीक है, चतुर्थ भाव में। तो सबसे पहले केतु का कोऑर्डिनेटर किसका होगा, अर्थात वृष राशि का स्वामी कौन है, वृष और तुला के शुक्र। तो केतु का पहला कोऑर्डिनेटर किसका होगा, शुक्र का हरण कर लेगा, चोरी कर लेगा। अब मान लीजिए केतु के साथ कौन बैठा है, शनि बैठा है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो शनि का राशि है 10 और 11, तो शनि का भी हरण कर लेगा, ठीक है। अब शनि जिस भाव पर बैठा है, मान लीजिए सप्तम भाव में बैठा है, तो शनि का प्रभाव किन किन भावों में होगा, सप्तम में होगा। और शनि का भाई जहां बंगला खरीदा है, लग्न भाव में बंगला खरीदा है और द्वादश भाव में बंगला खरीदा है, तो शनि का प्रभाव क्षेत्र हुआ 7वां 11वां और जो 10वां जो है, इसको ग्रहण नहीं करेंगे हम, ये शनि का कोऑर्डिनेटर को ग्रहण करेंगे निर्यण भाव चलित कुंडली से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी गुरु जी। यहां वो चीज करेंगे, ठीक है। स्वानी का कोऑर्डिनेटर को लेने के लिए जिसके साथ वो युति बना रहा है, संबंध बना रहा है, जैसे कि इसी सॉफ्टवेयर में नक्षत्र नाड़ी का कहा गया वो चित्र, रुकिए यही प्रैक्टिकल भी हो जाएगा जी। अब यहां देखेंगे ये केतु किसके घर में बैठा है, अर्थात मेष राशि मंगल के घर में बैठा है, तो मंगल का कोऑर्डिनेटर को ग्रहण करें। अब केतु के ऊपर किसकी दृष्टि है, पूर्ण मंगल की है, मंगल की घर में बैठा है और मंगल का पूर्ण दृष्टि है, तो इसलिए केतु का कोऑर्डिनेटर क्या हुआ, मंगल हुआ। तो अब इसमें हम देखेंगे कि केतु निर्यण भाव चलित कुंडली में कहा बैठा है, ये द्वादश भाव में द्वितीय भाव में बैठा है। तो केतु का कोऑर्डिनेटर होगा कौन कौन सा, मंगल का कोऑर्डिनेटर जो होगा उसका होगा, प्लस में दूसरा भाव भी होगा, ठीक है, समझ में आया। जी जी अब जी। हम चेक करते भाई हमने ये सूत्र घटाया सही है कि नहीं है। अब देखेंगे कि मंगल का कोऑर्डिनेटर कौन कौन सा है, अर्थात मंगल का प्रभाव क्षेत्र। तो मंगल का तीसरा 9वां और 10वां, तो केतु का तीसरा 9वां और 10वां आ गया, ठीक है। जी अब केतु किस भाव में बैठा है, द्वितीय भाव में, और लग्न का भी प्रभाव क्यों आया। अब देखते हैं केतु का लग्न 1 नंबर भी दिया है, तो एक को ढूंढने के लिए हमें क्या देखना होगा, एक क्यों आया, एक क्यों आया। चतुर्थ भाव में यहां बैठा है, मंगल का इसने लिया, एक एक क्यों आया देखते हैं। शनि के साथ कहा संबंध बना रहा है क्या केतु, हाँ। अब देखिए एक इसलिए आया, कहा गया फिर। अब देखिए यहां बैठा शनि छुपके से केतु को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है। हम्म। तो शनि का भी कोऑर्डिनेटर आ गया, भाई जो जिसके जैसा रंगत वैसा। शनि का कोऑर्डिनेटर कौन कौन सा है, तो सेटन का, केतु का कहा गया, लग्न में बैठा है, सटन का एक ही नंबर है ना ये। हाँ एक ही नंबर।
तो इस प्रकार से है, इसका ऐसे अभ्यास करेंगे तो आप कोऑर्डिनेटर बना पाएंगे। फॉर्मूला वही है, समझ में आ गया। ये तो हुआ आपका ग्रहों का बनाना। अब नक्षत्रों का कैसे बनाएं? तो नक्षत्र का बनाने का तो आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नक्षत्र ग्रह ग्रह का कोऑर्डिनेटर हो गया। अब नक्षत्र का कैसे आएगा? तो नक्षत्र का इस प्रकार से आएगा, बोट। जैसे कि मान लीजिए ये कुंडली है, सभी को दिखाई दे रहा है, रुकिए। हाँ, अब देखिए ये कुंडली सबको दिखाई दे रहा है। जी जी अब यहाँ कुंडली में देखेंगे तो उपनक्षत्र कैसे बनता है। तो जैसे कि मान लीजिए सन जो है, मंगल जो है सिंह राशि पर पूर्व फाल्गुनी पर बैठा है, सभी ग्रह नक्षत्रों में विचरण कर रहे हैं। देखिए, तो हमको जानना होगा कि कौन सा नक्षत्र का मालिक कौन कौन से ग्रह है, तो उसका कोऑर्डिनेटर आ जाएगा। अब मान लीजिए, अब ये शनि जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है, तो सूर्य का जो नक्षत्र है कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, तो ये उत्तरा फाल्गुनी में शनि बैठा है, तो किसके नक्षत्र में बैठा है? अर्थात सूर्य के नक्षत्र। तो शनि का कोऑर्डिनेटर जो होगा उसका आ जाएगा, फिर उसके बाद किसका आ जाएगा? अर्थात शनि किसके घर में बैठा है? अर्थात राहु सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, तो उप नक्षत्र को नक्षत्र कौन सा होगा? सूर्य का होगा। सूर्य का कोऑर्डिनेटर लिखा जाएगा। ठीक है, ऊपर किसका? शनि का कोऑर्डिनेटर होगा, और शनि जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का मालिक का कोऑर्डिनेटर होगा। समझ में आ गया सभी को कि नहीं? जी अब मान जी गुरु। लीजिए अब कौन सा है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, एक चार्ट में और दिखाने वाला हूं आपको। आपने बहुत मेहनत करी, बहुत आपकी स्क्रीन देख करके लग गया कि आपने बहुत लिख डाला। ये तो वेद प्रकाश जी आप ही ने भेजा है, मैं तो बस टाइपिंग ही कर रहा हूँ। नहीं तो टाइपिंग ही बता रहा हूँ, वही तो सबसे बड़ी काम है सर। बे, बेसिक तो आप ही हैं वेद प्रकाश जी। अरे नहीं नहीं सर, आपके वजह से तो हम भी लिख पाए। आप नहीं भेजे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, अब देखिए आप लोगों को नक्षत्र किसका है कैसे मालूम चले। तो यहाँ जो सूर्य ग्रह दिखाई दे रहा है, क्रम से 3 नंबर का नक्षत्र होता है कृत्तिका। तो 3 कृत्तिका, फिर रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, अर्थात मान लीजिए ये ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड 27 भागों में विभक्त किया गया। तो ये 7 पिंड ग्रहों ने यहाँ फ्लैट खरीद रखा है, मतलब यहाँ फ्लैटों का नाम अर्थात गांव गांव खरीद रखा है। सूर्य ने कृत्तिका नाम का गांव खरीद रखा है, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नाम का 3 गांव खरीद रखा है। अर्थात इस 3 गांव में जो भी ग्रह जाएगा तो भाई सूर्य का ही उसमें प्रभाव होगा। तो यहाँ चंद्रमा ने रोहिणी, हस्ता, श्रवण को गांव खरीदा है। मंगल ने मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। आपको इसको याद करने का ट्रिक तो देखिए, सबसे पहले राहु और केतु के नक्षत्र कौन कौन से देखिए। आ से आर्द्रा नक्षत्र 6 नंबर का, और दंत्यासा से स्वाति, तालव्यासा से शतभिषा, ये राहु का नक्षत्र है। मैं किस प्रकार से याद किया हूं मैं बता रहा हूं। केतु का है अ से अश्विनी, म से मघा, म से मूल, ये कृत्तिका केतु का नक्षत्र है। जिसके जन्म कुंडली में राहु और केतु के नक्षत्रों में सूर्य या चंद्रमा अगर गोचर करते हैं तो पितृ, उस समय किसी का जन्म होता है तो पितृ दोष कहते हैं। उसको कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी बना रहता है। ठीक है,
कुछ ना कुछ अड़चने जीवन में आती रहती है, उसको मानसिक कष्ट होता है, चंद्रमा होता है और सूर्य होता है, तो सूर्य पीड़ित होता है, तो उसको क्या होता है, जितना वो परिश्रम करता है उसका अनुकूल उसे लाभ नहीं मिलता। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो ये राहु केतु के नक्षत्र याद किया मैंने। फिर मैंने क्या किया, बुध का नक्षत्र, केतु का नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है और बुध का नक्षत्र गंडमूल होता है। तो बुध का नक्षत्र कौन कौन सा है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और 27 नंबर का रेवती। तो मेरे को कितने ग्रहों का नक्षत्र हो गए, 3 नक्षत्र, 6 नक्षत्र, 9 नक्षत्र, 8 याद हो गए। अब बचा कितना नक्षत्र, 18 नक्षत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? जी जी गुरु आ रहा है गुरु जी, आ रहा है। अब फिर मैंने सोचा भाई महादशा का क्रम कहां से है, तो फिर मैंने क्या किया, कृत्तिका याद करें, 4 हो, कृत्तिका पहला, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। तो ये पहला क्रम है। ठीक है, पहला तो हर किसी को याद हो जाता है और अंतिम का हर किसी को याद होता है। और अंतिम का क्या है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। देखिए ये भरणी 2 नंबर का है, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, दंत्या स से सूर्य, तालव्या स से शुक्र। ठीक है, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का, उत्तराषाढ़ा सूर्य का, शुक्र का पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा सूर्य का, शुक्र का पूर्वा और उत्तरा सूर्य का। ठीक है, भरणी शुक्र का, कृत्तिका सूर्य का। समझ में आ गया कि नहीं आया, बताइए। जी गुरु जी। आया ठीक है है, गुरु जी। आपका सूर्य का भी याद हो जाएगा, शुक्र का भी याद हो जाएगा। तो 9 में 2 चले गए तो कितने बचे, 7। 7 में भी हमने केतु का और बुध का और राहु का निकाल लिए और 3 जोड़ दीजिए, 2 में 3 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 5। 5। अब बचा कितना, 4। ठीक है, जी अब ये पहले आप ये 4 याद, 5 याद कर लीजिए, फिर मैं 4 का भी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो चंद्रमा का देखिए, चंद्रमा 27 नक्षत्र, ये नक्षत्र चंद्रमा की पत्नी है। तो सबसे ज्यादा चंद्रमा किससे प्यार करते थे, वो रोहिणी से करते थे, इसीलिए दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया। फिर उसके बाद आपको चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र है और हस्ता और श्रवण नक्षत्र है चंद्रमा का। अब गुरु का देखिए, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। अब यहाँ बचा किन किन का है, मंगल का है ना। मंगल के लिए क्या क्या चाहिए, अब मंगल का याद करने का ट्रिक देखिए, ध्यान से सुनिए। मंगल, म से मंगल और म से मृगशिरा। ठीक है, धनिष्ठा और चित्रा, मृगशिरा, म से मंगल और चित्रा और धनिष्ठा। ये नक्षत्र क्या है, ये नक्षत्र आपके मंगल के हैं, मृगशिरा, म से मंगल और म से मृगशिरा। तो मृगशिरा के बाद दूसरा चित्रा और धनिष्ठा, ये मंगल के नक्षत्र हैं। और चंद्रमा के रोहिणी, हस्ता और श्रवण हैं। और आपका गुरु का पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। अब ये देखिए, शनि का याद करने का ट्रिक बता देता हूं। आपका 5 हो गया, शुक्र का, सूर्य का बताया ट्रिक, राहु, केतु और बुध का हो गया, 5 हो गया। अब शनि का बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। शनि का पुष्य, पुष्य अनु उत्तरा, अनु का तात्पर्य अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। अब इसमें जो है पूर्व भाद्रपद गुरु का, उत्तरा भाद्रपद शनि का। ठीक है, पुनर्वसु सूर्य का, अनु, पुनः अनु,
पुनः का तात्पर्य पुनर्वसु, गुरु का, अनु का तात्पर्य अनुराधा शनि का, पुष्य अनु उत्तरा भाद्रपद ये शनि का, ठीक है। और पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपद ये पूर्व, उत्तरा किसका होगा? शनि का। पूर्वा किसका होगा? गुरु का। पूर्व भाद्रपद भादो का महीना या ऐसे याद करें, ठीक है, वो गुरु का होगा, पूर्व का। और उत्तर का किसका होगा? शनि का होगा। और पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद ये शनि का, पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपद ये गुरु का। तो इस प्रकार से ये 27 नक्षत्र हुए। अब हमें ग्रहों का कोऑर्डिनेटर जो बनाना है उसको देखने के लिए ग्रह किस नक्षत्र में विचरण, सूर्य उत्तराषाढ़ा, तो पूर्वाषाढ़ा किसका नक्षत्र था? शुक्र का था। उत्तराषाढ़ा किसका था? सूर्य का नक्षत्र था। तो सूर्य खुद की नक्षत्र में विद्यमान है। अनुराधा किसका नक्षत्र था? शनि का, ठीक है। उत्तर पूर्व फाल्गुनी किसका था? शुक्र का नक्षत्र था। ये पूर्वाषाढ़ा किसका नक्षत्र है? गुरु का, ओ शुक्र का। पूर्व फाल्गुनी किसका है? अर्थात पूर्व फाल्गुनी भी शुक्र का नक्षत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। ये नक्षत्र का चार्ट हमें याद करना होगा, तब हम तुरंत कोऑर्डिनेटर बना सकते। मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? करेंगे गुरुजी। जरूर करेंगे गुरुजी। करेंगे गुरु। अब ये नक्षत्र ग्रह का कोऑर्डिनेटर बनाना आ गया, अब नक्षत्र का आ गया। अब उपनक्षत्र कैसे बनाते हैं वो हम जानेंगे। देखता हूं 1-2 मिनट अगर मिल जाता है तो मैं कोशिश करता हूं। ये चार्ट है उपनक्षत्र बनाने के, सभी को दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी। अब मान लीजिए मेष राशि पर कोई भी ग्रह बैठा हो, तो इसमें क्या होता है? राशि, अंश और कला, और एक विकला होता है। तो ग्रहों का यहां बस क्या दिया है? अंश और कला को ग्रहण करना है, ठीक है। मिनट भी कहते हैं अंश को। तो मेष राशि में कोई भी ग्रह बैठा है, 0 अंश से लेकर के 0 अंश 46 कला और 40 विकला में बैठा है, तो वो केतु के उपनक्षत्र में है, ठीक है। उसका स्वामी कौन होगा? केतु होगा। तो केतु का, और राशि का स्वामी मंगल है, नक्षत्र का स्वामी मंगल केतु है, उपनक्षत्र का स्वामी भी केतु हो जाएगा। तो केतु का जो जो कोऑर्डिनेटर होगा वो उपनक्षत्र होगा। मान लीजिए कोई मेष राशि में 0, और जूम कर देता हूं, दिखाई दे रहा है अभी? जी 0 डी अंश 46 कला 40 विकला से लेकर के 3 अंश 0 कला 0 विकला में कोई ग्रह बैठा है, तो दूसरा नंबर किसका होगा? अर्थात शुक्र उपनक्षत्र, शुक्र ग्रह उसका मालिक होगा। तो राशि का स्वामी तो मंगल ही रहेगा और नक्षत्र स्वामी भी केतु ही रहेगा, लेकिन आपका कोऑर्डिनेटर का उपनक्षत्र का स्वामी कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। कोऑर्डिनेटर किसका आ जाएगा फिर? शुक्र का आ जाएगा उपनक्षत्र में। समझ में आया कि नहीं बताइए? अब यहाँ जो जो अंश पर होगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेते हैं, ठीक है, लिया जाए उदाहरण। जी अब हमें ये देखना होगा सबसे पहले, अब यहाँ शनि बैठा है किसमें? कुंभ राशि पर, द्वितीय भाव में। भाई उपनक्षत्र शनि का कौन सा होगा? तो हम सबसे पहले
जाएंगे शनि को कुंभ राशि में कितने डिग्री पर बैठा है। ठीक है, तो शनि का डिग्री देखेंगे, सैटर्न 26-53-03। ठीक है, कुंभ राशि के चार्ट में देखेंगे 26-53-03। तो यहाँ कहाँ किसके कोऑर्डिनेटर में बैठा है, यहाँ दिखा दिया है वीनस, शुक्र का। तो हम चेक करेंगे वास्तव में है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ शुक्र का कोऑर्डिनेटर दिखाया हुआ है, तो 26-53-03 में शुक्र का आता है कि नहीं आता है, हम चेक करेंगे। हम कुंभ राशि में चले गए, 26-53 था ना, कितना था 26-53-3 26-33 से और 20 से लेकर के 28-46-40 तक किसका होगा, तो 3 नंबर का, ये देखिए शुक्र आ रहा है। ये समझ में आया कि नहीं, जी। कि अभी भी नहीं आया। और मेहनत करें। जी गुरु जी आ गया। कुंभ राशि का जो 30 डिग्री है, उस 30 डिग्री का यहाँ विभाजन किया जा रहा है। अर्थात ये राज्य है, ये मान लीजिए आसाम राज्य है। अब ये आसाम में, ये हमारा श्री रामपुर गेट पड़ता है जब बंगाल आसाम का बॉर्डर है। ये आपका अरुणाचल बॉर्डर रहता है, बॉर्डर है, इसको तिनसुकिया मान लीजिए। अब जो है भाई, ये आसाम में कहाँ है ग्रह, तो ये शुक्र कहाँ है, तिनसुकिया के आसपास में था। तो समझ में आया कि नहीं आया। जी गुरुजी। इसी को कहते हैं उपनक्षत्र। तो राशि का स्वामी तो शनि ही है, नक्षत्र स्वामी गुरु हो गया, लेकिन उपनक्षत्र स्वामी कौन हो गया, शुक्र हो गया। गलत तो नहीं बता रहा हूं मैं, सही निकल रहा है फॉर्मूला। जी गुरुजी। वेद प्रकाश जी कुछ तो डाल बताइए। सकते हैं। तो नक्षत्र वेद प्रकाश जी ठीक ही है। नहीं बिल्कुल ठीक है गुरुदेव, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये उपनक्षत्र का मेरे को समझने में 2 दिन लगे। नहीं, अगर कभी मौका मिला तो एक में बिल्कुल कैलकुलेशन से समझा दूंगा, बिल्कुल गणित के हिसाब से। जी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक क्लास लग जाएगी पूरी समझने में। जी। तो सूरज मैंने रिजाल तो समझ काफी में आ काम रहा किया है कि फिर। नहीं आ रहा है, आ रहा है गुरु जी अभी। ठीक है। तो अब आप उपनक्षत्र को लोगों कैलकुलेशन के को लिए हमने भी बहुत काम किया, फिर उसकी कैलकुलेशन समझी काफी। जरूर जरूर। तो मैं आप लोगों को आज क्या करने वाला हूँ, नक्षत्र नाड़ी का विजय सर जी का कोऑर्डिनेटर बनाने का वीडियो डाल दे रहा हूं। आप लोग अभ्यास करिए, फिर द्वादश भावों से विचारणीय विषय